हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग स्पोकन इंग्लिश लेसन में। इस लेसन में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश की, जिसमें हम ये सीखेंगे कि डेली यूज में आने वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलना है इजीली। देखिए, जब हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं और किसी के सामने इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो होती है हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। जो वर्ड्स हमें उन सेंटेंसेस में यूज करने हैं, जो बोलने हैं, वो वर्ड्स हमारे दिमाग में आते ही नहीं। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें और उसके लिए हम किसी और से इंग्लिश में बात करें। कोई और ना भी हो आपके सामने तो आप खुद ही से बात कर लीजिए। तो ये लेसन्स जो हैं, जो मैंने बनाए हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि इसमें बेसिक सेंटेंसेस यूज किए हैं जो हमें यूज करने ही पड़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन को और प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस है, घर में सारे सब्जियां और फल खत्म हो गए हैं। बहुत ही कॉमनली यूज में आने वाला सेंटेंस है। आपने कभी ना कभी इसे यूज किया ही होगा और सुना भी होगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी आर आउट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, देयर आर नो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट इन द हाउस। देखिए, बहुत सारे तरीकों से इस टाइप के सेंटेंसेस को हम फ्रेम कर सकते हैं। वर्ड्स का सिलेक्शन करेक्ट होना चाहिए। वर्ड्स के सिनोनिम्स भी होते हैं, बट आपको अप्रोप्रिएट जो वर्ड है उसको यूज करना है। अब देखिए, जब हम कहते हैं वी आर आउट ऑफ समथिंग, उसका मतलब है हमारे पास वो चीज नहीं है। जैसे हमने कहा वी आर आउट ऑफ मिल्क, मतलब हमारे पास मिल्क नहीं है। वी आर आउट ऑफ शुगर, शुगर नहीं है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे अगर कुछ खरीदने के लिए लॉगिन किया है तो वहां पे मैसेज देखा होगा, आउट ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक में नहीं है। सो वी आर आउट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मतलब हमारे पास सब्जियां और फल नहीं है। इसको इजियर वे में कहना है तो हम कह सकते हैं देयर आर नो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट इन द हाउस, मतलब कोई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं बचे हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश में बात करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में सेंटेंस बना सकते हैं। कोई एक सेट पैटर्न हमें नहीं रखना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। देखिए, दूसरा है, मैं जाकर बाजार से ले आऊंगा। अब आप इसको बहुत सारे तरीकों से बोल सकते हैं। मैंने जो तरीका यहाँ यूज किया है वो है, आई विल गो एंड ब्रिंग इट फ्रॉम द मार्केट। आप ये भी कह सकते हैं, आई विल गो एंड गेट इट फ्रॉम द मार्केट, या सिंपली आप कह सकते हैं आई विल गेट इट फ्रॉम द मार्केट। तीनों का मतलब एक ही है। किराना का सामान भी देख लो, कुछ खरीदना तो नहीं है। अब किराना का सामान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोला जाता है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज का मतलब होता है फूड आइटम्स, या कॉमनली यूज्ड, जो डेली यूज में आने वाला सामान होता है, जो हमारे घरों में फ्रिक्वेंटली यूज आता है और बार बार परचेज भी करना पड़ता है, उसे किराना का सामान बोलते हैं। सो इंग्लिश में कहेंगे चेक द ग्रोसरीज एज वेल। एज वेल का यूज किया है क्योंकि हमने बोला है किराना का सामान भी, मतलब अदर चीजों के साथ इस चीज को भी देख लो, एज वेल। चेक द ग्रोसरीज एज वेल। डू वी नीड टू बाय एनीथिंग, क्या हमें कुछ सामान खरीदना है या हमें सामान की जरूरत है कोई और? सो डू वी नीड टू बाय एनीथिंग। ये सब तरीके हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को बोलने के लिए। अब अगले सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है, आजकल हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो देखिए, आजकल को हम क्या कहते हैं? नाउ डेज कह सकते हैं या दीज डेज कह सकते हैं। अब आसमान छूना, आसमान छूना मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा दाम बढ़े हुए होना। उसको कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, या प्राइसेस आर टचिंग द स्काई, या प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग आर सोरिंग। सोर जो होता है, SOAR, इस वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज होना। तो प्राइस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो आप सोरिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। इंक्रीज वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग आर टचिंग द स्काई। तीनों सेंटेंसेस करेक्ट होंगे। सो दीज डेज द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग आर सोरिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। पेट्रोल की कीमत देखो कितनी बढ़ गई है, ऑफिस आने जाने में ही 100 रुपीज लग जाते हैं। अब हम क्या करेंगे?
पेट्रोल की कीमत देखो कितनी बढ़ गई है, पहले इसको लिखेंगे। कैसे बोल सकते हैं ऐसे? लुक एट द प्राइस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ गई है। हमने एग्जैक्ट वैसा ट्रांसलेशन नहीं किया है, क्योंकि बोलते वक्त हम थोड़ा डिफरेंटली बोलते हैं। एग्जैक्ट सेम बोलेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, और हर चीज जो हिंदी में है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं होता। तो हमने लिखा, लुक एट द प्राइस ऑफ पेट्रोल, इट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, इट कॉस्ट 100 रुपीज जस्ट टू कम्यूट टू द ऑफिस। देखिए, इट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा उसके दाम बढ़ चुके हैं, और वो दिखाई दे रहा है, इतने दाम बढ़ चुके हैं। चोट लग रही है, मतलब उस दाम बढ़ने की जो चोट होती है आम आदमी को, वो लग रही है। सो इट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ऑफिस आने जाने में ही 100 रुपए लग जाते हैं, तो इट कॉस्ट 100 रुपीज जस्ट टू कम्यूट टू द ऑफिस। कम्यूट का मतलब आना और जाना, ये कम्यूट का मतलब हो गया। तो जस्ट टू कम्यूट टू द ऑफिस यानी ऑफिस आने जाने में ही, ये जस्ट जो लगाया है हमने, ये उसको स्ट्रेस देता है, एम्फेसाइज करता है कि आने जाने में ही हमारे 100 रुपए लग जाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। एक आदमी की तनख्वाह से तो घर चलाना बहुत मुश्किल है। इसे कैसे बोलेंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अ हाउस होल्ड विद वन पर्सन सैलरी। यहाँ पर्सन्स लिखा है, मतलब एक आदमी की। पर्सन्स अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा है, यानी व्यक्ति की, आदमी की सैलरी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज अ हाउस होल्ड विद वन पर्सन सैलरी। बहुत मुश्किल है घर चलाना। मैनेज अ हाउस होल्ड, घर को चलाना, घर को संभाल कर रखना। मैनेज अ हाउस होल्ड का मतलब ये हुआ विद वन पर्सन सैलरी। अब अगर आपको कहना है सही कहा तुमने, किराना वाला भी कुछ ज्यादा ही दाम बता रहा था, कैसे कहेंगे? सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है सही कहा तुमने। इसको कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम कह सकते हैं यू आर राइट, या हम कह सकते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, या हम ये भी कह सकते हैं यू आर करेक्ट। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं इंग्लिश में, तो ये करेक्ट वेज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कौन सा सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज कर लें, ये आपके ऊपर है। उसके बाद देखिए, किराना वाला भी कुछ ज्यादा ही दाम बता रहा था। अब किराना वाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, वो दुकानदार है पहला, इसीलिए हम उसे शॉपकीपर तो कह ही सकते हैं। अगर स्पेसिफिक वर्ड देखना है किराना वाला के लिए, जिसे हम हिंदी में पंसारी भी कहते हैं, तो उसे ग्रोसर भी कहा जाता है। सो हम कह सकते हैं द शॉपकीपर और द ग्रोसर। अब आगे सेंटेंस देखिए, वो भी कुछ ज्यादा ही दाम बता रहा था। ज्यादा दाम बताना यानी उसे इंग्लिश में कहेंगे कोट करना, प्राइस कोट करना या रेट कोट करना। जब भी हम कोई सामान लेने जाते हैं और किसी से बोलते हैं कि एस्टिमेट दे दो, लगभग अनुमान सा दे दो कितना पैसा लगेगा, तो हम उसे कहते हैं उसने प्राइस कोट करके बताई है, कोटेशन दिया है। तो यही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि द शॉपकीपर ऑल्सो वॉज कोटिंग हाई रेट्स, या ही वॉज ऑल्सो चार्जिंग हाई रेट्स। सेम है दोनों का मीनिंग, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगला देखिए, जो नया कुकिंग ऑयल में लाया था वो खाने में कैसा लगा? ये क्वेश्चन है किसके बारे में? कुकिंग ऑयल। कौन सा कुकिंग ऑयल? जो ये पर्सन खरीद कर लाया था या घर में लाया था, और वो पूछ रहा है कि वो खाने में कैसा लगा। तो हम शुरू करेंगे हाउ से, क्योंकि हमने पूछा है ना कैसा लगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, हाउ डिड द न्यू कुकिंग ऑयल दैट आई ब्रॉड, जो मैं लाया था, टेस्ट, टेस्ट में कैसा लगा। ठीक है, ये तो बहुत ही क्लियर है। आगे देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, लगता है खाने के तेल में कुछ गड़बड़ है, खाना खाते ही पेट में गड़बड़ सी हो गई है। अब देखिए, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। एक तो है लगता है खाने के तेल में कुछ गड़बड़ है। लगता है, जब इस तरीके का हमें कुछ सेंटेंस बोलना होता है तो हम कैसे बोल सकते हैं? इट अपीयर्स, या इट फील्स लाइक, या इट सीम्स टू बी। सो सीम्स टू बी हम यूज कर सकते हैं। सो हम बोलेंगे देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग। किसके साथ? कुकिंग ऑयल के साथ। इसीलिए हमने लगा दिया विद द कुकिंग ऑयल। देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग विद द कुकिंग ऑयल। खाना खाते ही पेट में गड़बड़ सी हो गई है। कैसे बोलेंगे? I feel a bit unwell in my stomach after eating the food. A bit unwell in my stomach,
इसका मतलब होता है पेट में थोड़ा सा अच्छा नहीं फील होना, गड़बड़ सा लगना। या आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट एन अपसेट स्टमक आफ्टर ईटिंग द फूड। अपसेट स्टमक का मतलब भी यही होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है कुछ खाने से पेट में। सो there seems to be something wrong with the cooking oil. I feel a bit unwell in my stomach after eating the food. अब इसी सीक्वेंस में अगर आपको कहना है कि आजकल हर चीज में मिलावट है, क्या खाएं क्या नहीं पता ही नहीं चलता, तो कैसे बोलेंगे? देखिए आजकल को मैंने आपको पहले भी बताया, कह सकते हैं nowadays या these days। तो हम कह सकते हैं these days एवरीथिंग। एवरीथिंग हमने यूज किया है क्योंकि हम कह रहे हैं हर चीज में। सो एवरीथिंग इज अडल्टरेटेड। देखिए अडल्टरेटेड का मतलब होता है मिलावटी, जिसमें कोई केमिकल्स मिले हुए हैं, ठीक है ना। जैसे हम खाने के बारे में ज्यादातर कहते हैं अगर उसमें कुछ मिलावट है तो दैट इज अडल्टरेटेड या कंटेमिनेटेड। सो ये तो हो गया आजकल हर चीज में मिलावट है। फिर देखते हैं क्या खाएं क्या नहीं पता ही नहीं चलता। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज हार्ड टू टेल व्हाट इज सेफ टू ईट एंड व्हाट इज नॉट। मतलब ये मुश्किल है कह पाना कि क्या है सेफ खाने के लिए और क्या नहीं है। सो इट इज हार्ड टू टेल व्हाट इज सेफ टू ईट एंड व्हाट इज नॉट। नेक्स्ट देखिए, आज तो मैंने खिचड़ी ही खाई है, पाचन थोड़ा ठीक हो जाएगा। टुडे आई हैव ओनली हैड खिचड़ी, इट शुड हेल्प विद डाइजेशन अ बिट। सो आई हैव ओनली हैड का मतलब मैंने सिर्फ ये खाया है, मैंने ये लिया है। आई हैव ओनली हैड खिचड़ी। और डाइजेशन मतलब पाचन। सो इट शुड हेल्प विद डाइजेशन अ बिट, थोड़ा, अ बिट यानी थोड़ा। वैसे भी मेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो आप कहेंगे एनीवे। एनीवे का यूज मैंने आपको पहले भी बताया है। वैसे भी अगर हमें बोलना है तो हम बोलेंगे एनीवे। सो एनीवे आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। गेन मतलब कुछ इंक्रीज हो जाना, ठीक है ना। आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, बहुत सारा वेट मेरा बढ़ गया है। अब अगर कहना है हमको बाहर खाना बंद करना पड़ेगा और मैं चीनी तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तो हम कहेंगे we will have to stop eating out and I will not eat any sugar at all. We will have to stop मतलब हम emphasize कर रहे हैं कि हमको बंद करना ही पड़ेगा। क्या? To eat out मतलब बाहर खाना बंद करना पड़ेगा। Eat out का मतलब बाहर खाना। We will have to stop eating out and I will not eat any sugar at all. At all का मतलब बिल्कुल भी नहीं। अगला है अपना वजन एक बार जांच लो, लगता है कि आपका वजन कुछ घटा है। तो हम बोलेंगे गेट योर वेट चेक्ड वंस, इट सीम्स यू हैव लॉस्ट सम वेट। देखिए जब हम इस तरीके के सेंटेंस यूज करते हैं, गेट इट डन, गेट इट एग्जामिन्ड, गेट योर वेट चेक्ड वंस, मतलब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि कर लो, इस काम को करना ही है, पक्का कर लो। इस तरीके का जो सेंस आता है वो इस टाइप के सेंटेंसेस से, गेट इट डन, गेट इट एग्जामिन, गेट योर वेट चेक्ड। तो एम्फेसिस है यहाँ पर, करवा ही लो। इट सीम्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, इट सीम्स का मतलब होता है ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है, ठीक है। हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा अपीयर हो रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है। सो इट सीम्स यू हैव लॉस्ट सम वेट, ऐसा लग रहा है कि तुमने अपना कुछ वजन घटाया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज अरे नहीं, मैंने कल ही इसको चेक किया था, ये घटने के बजाय 3 किलो और बढ़ गया। तो देखिए अरे नहीं को हम कह सकते हैं ओ नो या फिर दैट्स नॉट करेक्ट। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं क्योंकि हम सिर्फ डिनाई कर रहे हैं, हम अग्री नहीं कर रहे जो उस पर्सन ने बोला। तो हम कुछ भी कह सकते हैं। ओ नो से स्टार्ट कर लेते हैं। ओ नो आई चेक्ड इट जस्ट यस्टरडे। जस्ट यस्टरडे मतलब कल ही। और अब अगला सेंटेंस देखिए, घटने के बजाय 3 किलो बढ़ गया। घटना होता है डिक्रीज, बढ़ना होता है इंक्रीज, दोनों ऑपोजिट्स हैं। और बजाय को हम बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का यूज हमने पहले वाले वीडियोस में भी देखा है। सो इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग यानी घटने के बजाय क्या हो गया, इट इंक्रीज्ड, बढ़ गया। कितने किलो से? 3 किलो से। सो इट इंक्रीज बाय 3 kg। So full sentence हो गया, oh no, I checked it just yesterday. Instead of decreasing, it increased by 3 kg. Next देखिए, ये सब दिवाली पर मिठाई खाने का नतीजा है।
दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंज्यूमिंग स्वीट्स ड्यूरिंग दिवाली, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज द रिजल्ट ऑफ ईटिंग सो मेनी स्वीट्स ड्यूरिंग दिवाली। दोनों ही सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या हुआ? रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस होता है किसी चीज का नतीजा, किसी चीज का फल, रिजल्ट, वो कॉन्सिक्वेंस होता है। कंज्यूमिंग स्वीट्स मतलब स्वीट्स को खाना, कंज्यूम करना, यूज करना किसी चीज को, उसको कंज्यूम कहते हैं। सो कंज्यूमिंग स्वीट्स ड्यूरिंग दिवाली, ड्यूरिंग यानी दौरान, दिवाली के समय पर, दौरान। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंज्यूमिंग स्वीट्स ड्यूरिंग दिवाली। इस बार हमने कोई पटाखे नहीं फोड़े, बहुत ज्यादा प्रदूषण था। अब देखिए, प्रदूषण को बोलते हैं पोल्यूशन, बहुत ज्यादा को आप बोल सकते हैं सो मच, पटाखों को हम फायर क्रैकर्स या क्रैकर्स बोलते हैं, और फोड़ना, पटाखे फोड़ना को बोलते हैं बर्स्टिंग क्रैकर्स या बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स। सो इस बार को हम बोल सकते हैं दिस टाइम वी डिड नॉट बर्स्ट एनी फायर क्रैकर्स, कोई भी फायर क्रैकर्स नहीं फोड़े। देयर वॉज सो मच पोल्यूशन, बहुत ज्यादा पोल्यूशन था। आगे देखिए, कोई बात नहीं, इस दिवाली मैंने बहुत अच्छा समय बिताया, मैंने पूरे परिवार के साथ दिवाली बिताई। कोई बात नहीं को हम बोल सकते हैं दैट्स ओके, या इट्स ओके, या नो प्रॉब्लम, कुछ भी कह सकते हैं। आई हैड अ ग्रेट टाइम दिस दिवाली। हैड अ ग्रेट टाइम का मतलब बहुत अच्छा टाइम बीता या बिताया। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम दिस दिवाली, इस दिवाली पर मैंने अच्छा समय बिताया, मैंने पूरे परिवार के साथ दिवाली बिताई। सो आई स्पेंट इट विद माई एंटायर फैमिली। एंटायर फैमिली का मतलब पूरा परिवार। आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस अपने आप से जुड़े हुए लगे होंगे, क्योंकि यूजुअली हमारी लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं और हम बोलते भी हैं और यूज करते हैं और दूसरे से सुनते भी हैं। तो इसे प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप किसी के सामने बोल रहे हैं इनको या उनसे सुन रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज किए हैं और इन सेंटेंसेस को कैसे यूज करना है। बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।